फिर बच्चों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? अच्छा जी। अब कहता है बिफोर एनी फर्दर डिस्कशन प्लीज रिकॉल द कैलकुलेशन ऑफ रिटेन अर्निंग। अब बच्चों रिटेन अर्निंग में कल हमने यही पढ़ा था ना। पहले आता है ओपनिंग बैलेंस कि पिछले साल के एंड पे कितना बचा हुआ था। फिर हम कहते हैं इस साल कितना कमाया, वो उसमें क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। कितना निकाल के बांट दिया, वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बच जाएगा उसके बारे में क्या ख्याल है, ये हम कहेंगे इस साल के एंड पे पड़ा हुआ बैलेंस। रिटेन अर्निंग की पूरे साल में जो प्लस माइनस होना, ये बात समझ आ गई? साल के शुरू में कितना था, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना बांट दिया, इस वक्त कितना बाकी बचा हुआ, ये रिटेन अर्निंग की टोटल कैलकुलेशन। प्लस माइनस की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और अगर डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो अकाउंट बना लेंगे। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अब हमने ये डिस्कशन की थी कि बैलेंस शीट में होता ये है कि सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल। क्या लिखते हैं कि कितना पैसा मालिक घर से लेके आए। फिर उसके नीचे आता है रिटेन अर्निंग, कितना पैसा बिजनेस ने कमाया, अर्न किया, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई इसमें मेहनत किया। ये 1,20,000 मेहनत करके कमाया, ऐसे ही है। और उसके नीचे आता है रीवैल्यूएशन सरप्लस, 50,000। हम कहेंगे कि इससे बिजनेस की वैल्यू में इजाफा तो हुआ है, लेकिन ये वो नहीं है जो कमाई की आपने, ये आपकी कमाई नहीं है। ये तो मार्केट के फैक्टर की वजह से ऊपर नीचे हुआ है सब कुछ। आपका कोई अमल दखल कि बैठे बैठे किसी चीज की वैल्यू बढ़ गई है, तो आपने तो कुछ नहीं किया। तो ये आपकी अर्निंग है, ये अर्निंग नहीं है। बात समझिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वो प्रॉफिट है जो आपने रियलाइज किया है। क्या किया है? सच्ची मुच्ची कमाया है। लेकिन ये वो प्रॉफिट है जो आपने रियलाइज नहीं किया, सच्ची मुच्ची कोई नहीं कमाया। मार्केट में बैठे बैठे किसी एसेट की वैल्यू में इजाफा हो गया है, तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। अब पॉइंट ये है कि क्या पूरी जिंदगी ये ऐसे ही पैसे पड़े रहेंगे? कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ये पैसे भी अर्निंग बन जाएंगे। और ये पैसे कब अर्निंग बन जाएंगे? जब इसको बेच देंगे। तो फिर जब इसको बेच देंगे तो यहां से बच्चों डिलीट कर देंगे। फिर कहां लिखेंगे? उसको रिटेन अर्निंग में डाल देंगे। मतलब वो अनरियलाइज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रियलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सरप्लस अर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट हो जाएगा? जब ऐसा सच्ची मुच्ची बेच दिया, सच्ची मुच्ची पैसे पकड़ लिए। अब हम कहेंगे हाँ हमारी मेहनत है। समझ आएगी बात? लेकिन अगर बेचा नहीं, आपके पास ही पड़ा हुआ है, तो फिर कौन सी आपने कमाई की? कमाई तो कोई भी नहीं की, असर तो आपके पास ही पड़ा हुआ। ठीक है जी। और यहां तक की बात सुन लगी बच्चों? तो अब वो कहता है कि किस दौर में, किस वक्त ये सरप्लस जो अनरियलाइज है वो रियलाइज हो जाएगा। रियलाइज होने का मतलब समझ आ रहा है? रियलाइज मींस अर्न हो जाएगा, कमा लेंगे उसको। तो बच्चों अगला टॉपिक यही है, व्हेन द रीवैल्यूएशन सरप्लस इज रियलाइज। रियलाइज का मतलब क्या है? ट्रांसफर टू रिटेनिंग। तो बच्चों उसमें दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो वही है जो आपने मुझे बताया, ट्रांसफर द सरप्लस इन फुल व्हेन द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ। जब बेच देंगे तो सच्ची मुच्ची वो पैसे जो अभी अनअर्न है वो अर्न हो जाएंगे। एक तो ये पॉलिसी है। और दूसरी पॉलिसी ये है, ट्रांसफर द सरप्लस एज द एसेट इज यूज्ड एंड डेप्रिशिएटेड एनुअली। वो कहता है एसेट जैसे जैसे इस्तेमाल करते जा रहे हो वैसे वैसे ट्रांसफर करते जाओ। अब लॉजिकली पहली पॉलिसी समझ आ रही है कि दूसरी समझ आ रही है? लॉजिकली बेहतर पॉलिसी कौन सी है? पहले वाली। ठीक हो गया? अब ये देखिए ना, तुझे कहना नहीं सर दूसरे वाली। पहले पहले वाली को पढ़ लेते हैं। पहले वाली पॉलिसी क्या कहती है कि जब तक एसेट नहीं बेचा, आपके ऊपर वो सरप्लस हराम है। वो बात सुन लीजिए, जब तक एसेट नहीं बेचा वो सरप्लस आपकी कोई कमाई नहीं है। किताबों में लिख लो, लोगों को खुश करो, अपना दिल खुश करो।
कि भाईजान मेरे इन्ने असासे ने, लेकिन मसला यह है कि आपको कोई उन असासों को हाथ नहीं लगाने देता, क्योंकि वो आपके नहीं है, पापा के। ऐसी है ना, पापा की गड्डी ते बह के मोटरसाइकिल तुम गल्लां करनियां, जा गरीबा। बंदा पूछे तुम बहुत गरीब हो, उन्हें तो फिर ही मोटरसाइकिल अपनी कमाई ना कमाई है, आपके पास तो अपने पैसों का कपड़े भी नहीं है। तो समझ आ गई बात है? तो जरा ध्यान से, पहला पॉइंट, ट्रांसफर द सरप्लस इन फुल व्हेन द एसेट इज डिस्पोज ऑफ, जब एसेट बेच देंगे। एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ए मशीनरी हैविंग ए रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ 2,60,000 एंड accumulated depreciation amounting to 13,000 is sold for 2,53,000 on 30 जून 2013। On this date balance of surplus is 75,000। अब बच्चों जरा सोच समझ के जवाब देना। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 2,60,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 13,000। कैरिंग वैल्यू कितनी है? 2,47,000। कितने की बेची? 2,53,000। कितना प्रॉफिट कमाया? 6,000 प्रॉफिट कमाया। यहां तक की बात समझ लगी? अब बच्चों अगला पॉइंट, अगर ये कॉस्ट मॉडल होता, कौन सा मॉडल होता, तो बच्चों क्या हमारी रीवैल्यूड अमाउंट 2,60,000 होती? अगर रीवैल्यूएशन मॉडल में फॉलो ही ना कर रहे होते, तो फिर यही मशीन की कॉस्ट हमारी किताबों में कितनी आ रही होती? 1,85। ये कैसे आया? ये सरप्लस ना रिकॉर्ड किया होता हमने। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते तो सरप्लस रिकॉर्ड ना किया होता, तो सरप्लस रिकॉर्ड करने से एसेट की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो बढ़ोतरी ना होती। भाई 1,85 था तो 2,60 पे जंप मारा है ना। ओरिजिनली उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 1,85। सरप्लस था 75,000, जिसकी वजह से वो जंप मार के कहां चला गया? 2,60 पे चला। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो होता, रिवैल्यूएशन मॉडल कभी फॉलो ही ना होता, तो बच्चों हमारी किताबों में आज भी एसेट कितने का शो हो रहा होता? 1,85 का। डेप्रिसिएशन फर्ज करे 13,000 ही चार्ज हुई होती, तो हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी आती? 1,72,000। और कितने का सेल किया है? अब अगले बंदे को क्या लगे आपका मॉडल कौन सा था, उसने तो एसेट दे के पैसे दे के आपको चले जाना है। वो तो 2,53,000 ही देगा ना। नहीं बात सुनेगी? बताओ, रीवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट और कॉस्ट मॉडल वाला एसेट, क्या हम दोनों में फर्क होगा? कलर का फर्क होगा? क्या कोई स्टिकर लगा होगा? कोई फर्क नहीं होगा। तो अगर वो पहले उस एसेट का 2,53 दे रहा था, तो अभी भी 2,53 ही देगा ना, क्योंकि एसेट में तो कोई फर्क नहीं है। और उसको ख्वाब भी नहीं आया आपने मॉडल कौन सा यूज किया। समझ लगी? अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते और ये एसेट बेच रहे होते, तो कितने पैसे मिल रहे होते? 81,000। तो इसका मतलब बच्चों कॉस्ट मॉडल फायदेमंद है। क्यों? उसमें गेन ज्यादा आ रहा है। लेकिन ये आधी पिक्चर है। कौन सी पिक्चर है? जाहिर तौर पर ऐसे नजर नजर आ रहा है कि सर लानत पे जो रीवैल्यूएशन मॉडल थे, कॉस्ट मॉडल में प्रॉफिट ज्यादा है, तो कॉस्ट मॉडल ही फॉलो किया करेंगे, रीवैल्यूएशन मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई। अभी जरा गौर से देखें बच्चों। अब ये हम रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो हम डिस्पोजल की एंट्री करेंगे। डिस्पोजल की एंट्री तो पड़ी है ना कि नहीं पड़ी? कैश डेबिट कितने से?
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीन क्रेडिट, तो गेन कितना रहेगा 6,000। ये एंट्री पास हो जाएगी। ये 6,000 का गेन बच्चों कहाँ चला जाएगा? ये 6,000 का गेन घूम घुमा के कहाँ चला जाएगा? आवाज नहीं आई। ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, और इनकम स्टेटमेंट से घूम घुमा के कहाँ चला जाएगा? रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। तो यहां तक की बात सुन लगे? और बोलो तो सही। अब बच्चों, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, फर्ज करो हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 2 लाख, अपनी तरह से अज्यूम किया मैंने। प्रॉफिट मेरा आ रहा था पहले 50,000, कितना प्रॉफिट आ रहा था? उसमें मैंने 6,000 और जमा कर दिया। 6,000 कहाँ से आया? इसको बेच के। तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना रहेगा? 56,000। क्या यहाँ तक की बात सुन लगी? अब रिटेन अर्निंग के नीचे मेरा सरप्लस भी पड़ा हुआ था। क्या रिटेन अर्निंग के अंदर था कि नीचे था? नीचे था। नीचे क्यों था? क्योंकि जब तक बेचा नहीं था तब तक वो अनरियलाइज था। अनरियलाइज था तो रिटेन अर्निंग के नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन क्या अब एसेट बेच दिया है तो वो कहता है इस 75,000 को भी क्या कर दो, सरप्लस से डिलीट मारो और रिटेन अर्निंग में ऐड करो। तो बच्चों याद रखना, वो इस लाइन में नहीं लिखा जाएगा, इस लाइन से नीचे लिखा जाएगा। उस लाइन से नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। ये लाइन इससे पहले आपने नहीं पढ़ी। इससे पहले जो लाइन थी बच्चों वो क्या थी? इससे पहले लाइन थी ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट, डिविडेंड और क्लोजिंग बैलेंस। अब क्या हो रहा है? अब एक लाइन का इजाफा हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट और साथ एक और लाइन आ गई, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। ये पहले लाइन नहीं थी, अब लाइन आई है। समझ आ गई? 75,000 और डिविडेंड फॉर द पीरियड जो बांट दिया आपने, फर्ज करो 20,000 बांट दिया आपने, वो माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका। कितना होता है? कितना आता है? 3,11,000। यहां तक की बात सुन लगे? और बोलो तो सही। अब बच्चों फर्ज करो अगर कॉस्ट मॉडल होता, कौन सा मॉडल होता? कॉस्ट मॉडल, तो ओपनिंग रिटेनिंग तो 2 लाख ही होती ना। प्रॉफिट भी कितना कमाया होता? 50,000। लेकिन इस एसेट को बेच के कितना कमाया होता? 81,000 कमाया होता, 6,000 ना कमाया होता। तो 50 और 81 दोनों को इकट्ठा कर लो, तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना होता है? 1,31,000। कॉस्ट मॉडल की सूरत में सरप्लस का ट्रांसफर ना आता, क्योंकि सरप्लस को पड़ा ही नहीं हुआ। ये पॉइंट समझ आ गया? डिविडेंड आपने बांटा 20,000, तो क्लोजिंग रिटेन कितनी होती? 3,11,000। अल्टीमेटली दोनों में कोई फर्क नहीं। नहीं समझ रहे? और बोले तो सही। कॉस्ट मॉडल में आपने एसेट को बेचा, कितना कमाया? 81। अब बच्चों जरा जरा थोड़ी सी अपने विजन को ब्रॉड करें, तो यहां पे इस एसेट से भी आपने 81 कमाया है। वो कैसे? 75 सरप्लस वाला और 6 बेच के जो गेन और डिस्पोजल है। 75 और 6 81। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते तो 81 सीधा सीधा गेन और डिस्पोजल था। रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो दो दो अलग अलग जगहों से पैसे आ रहे हैं। मेरी बात लगी? 6,000 आ रहा है प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से और 75,000 आ रहा है सरप्लस से। वो दोनों इकट्ठे होकर कैसे बन जाएंगे हम? फर्क यह है कि एक 6,000 ऊपर से आ रहा है और 75,000 नीचे से आ रहा है। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो सारे का सारे 81,000 एक ही जगह से आ रहा होता। अल्टीमेटली दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस प्रेजेंटेशन का फर्क। नहीं समझ रही बात? ठीक हो गया? तो बच्चों अगर आधी पिक्चर देखोगे तो ऐसे ही लगेगा कि सर रीवैल्यूएशन मॉडल में तो नुकसान है, कॉस्ट मॉडल में फायदा है।
क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल में प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? 6,000। कॉस्ट मॉडल में कितना नजर आ रहा है? 81,000। नहीं, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं। अब समझ आ गई बात है? एक और एग्जांपल बच्चों क्लियर करते हैं। कन्फर्म है ना बच्चों? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब बच्चों अगली एग्जांपल ध्यान से आपने मुझे जवाब देना है। एंट्री आपने पास करनी, मैंने नहीं करनी। ध्यान से। एन इक्विपमेंट हैज फॉलोइंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। बेचते वक्त उसकी रीवैल्यू अमाउंट थी 6 लाख। कितना डेप्रिशिएट कर चुके थे? 1.5 लाख। कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 4.5 लाख। माजी में किसी जमाने में इसको जब रीवैल्यू किया था तो कितना फायदा रिकॉर्ड किया था? 3 लाख। आज बेचा है कितने में? 3,25,000। बच्चों करना आपने ये है कि डिस्पोजल की एंट्री पास करनी है, जैसे ऊपर हुई पड़ी थी ये वाली। रीवैल्यूएशन के ट्रांसफर करने की एंट्री पास करनी है, और मुझे ये मूवमेंट बना के दिखानी। कर सकते हैं? चलो पहले 2 एंट्रियां तो पास करना, बाकी बाद में देखते हैं। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो कितना गेन हुआ, और अगर ये कॉस्ट मॉडल होता तो कितना गेन होता, ये दोनों बताना आपने। हाँ जी, क्या एंट्री होगी बच्चों? सबसे पहले बताएं जी। एसेट बेचा कितने का? कितने का था? नुकसान हुआ फायदा हुआ? पैगी मोड। कितना नुकसान हुआ? आवाज नहीं आई। 1,25 का। तो बच्चों पहली एंट्री तो ये होगी ना, ये एंट्री सबकी मैच करती है। पैसे आए कितने? डेप्रिसिएशन उड़ा देंगे। कितनी है? 1.5 लाख। एसिड भी उड़ा देंगे। कितना है? 6 लाख का। बैलेंस फिगर निकल आएगी लॉस। कितनी है? 1,25। लेकिन आपका ऑलरेडी सरप्लस कितना पड़ा हुआ था? वो सरप्लस भी ट्रांसफर कर देंगे रिटेन अर्निंग में। सरप्लस यहां से खत्म कर देंगे, रिटेन अर्निंग में इजाफा कर देंगे। तो नेट लॉस कितना हुआ? नेट लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है लॉस हुआ है, हकीकत में 1,75 का फायदा हुआ है। अब साबित करते हैं कैसे। अगर बच्चों ये कॉस्ट मॉडल होता तो ये वैल्यू कभी 6 लाख ना होती। कितनी होती? 3 लाख होती। क्योंकि ये अपनी औकात से ऊपर गई है सरप्लस की वजह से। अगर अपनी असल औकात में नजर आती वैल्यू तो 3 लाख होती। सरप्लस था कितना? 3 लाख। तो इस वजह से 3 लाख से जंप मार के कहां पे चला गया था? 6 लाख पे चला। डेप्रिसिएशन अज्यूम करें कि उतनी ही है, 1.5 लाख। तो कैरिंग वैल्यू कितनी निकल आती? 1.5 लाख। कितने का बेचा? 3,25,000 का। तो गेन कितना निकला था? 1,75,000 का। तो यहाँ पे बच्चों लॉस नजर आ रहा है, यहाँ पे गेन नजर आ रहा है। अल्टीमेटली देखा जाए तो सेम है गेन। कैसे? लॉस 1,25 है, यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ सरप्लस 3 लाख, नेट करेंगे तो रिटेन अर्निंग में 1,75 का इजाफा ही हुआ। नहीं समझ आ रही? ठीक है जी। तो जाहिर तौर पे नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब स्टोरी खत्म होगी तो 1 रुपए का भी फर्क नहीं है दोनों। यहाँ पे दो अलग अलग जगह से पैसे आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से आ रहा है नुकसान, लेकिन सरप्लस से आ रहा है फायदा। नुकसान है 1,25, फायदा है 3 लाख। नेट करेंगे तो फायदा कितना है? 1,75। कॉस्ट मॉडल में दो दो जगह से पैसे नहीं आने, एक ही जगह से पैसे आने। वहां पे सीधे सिंगल वैल्यू आ रही है 1,75। तो मेरा आगे। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसेट बेच देंगे तो रिटेन अर्निंग के नीचे लिखे जाने वाली फिगर उठा के रिटेन अर्निंग के अंदर ऐड कर दें। हजम शुद्ध। अब लॉजिकली ये वाली पॉलिसी समझ आती है कि नहीं आती?
कि जब एसेट बेचेंगे तब सरप्लस उड़ा के कहाँ लिख देंगे? तो बोले कि सही रिटेन अर्निंग में डाल दो। लॉजिकली बात समझ आती है कि नहीं आती? इसमें कोई शक है कि होना ही ऐसे चाहिए कि सर जब बेचा था तब ये पैसे सच्ची मुच्ची कमा लिए थे, तो जब ये कमा लिए थे तो ये अर्निंग में शो करें, सरप्लस से डिलीट मार दें। ये लॉजिकली पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अभी तक इसमें कोई 1% भी कंफ्यूजन या गलती नजर नहीं आ रही है? क्या आ रही है? तो बोलो तो सही नहीं नजर। चलो जी, अब दूसरी पॉलिसी देखते हैं, ट्रांसफर द सरप्लस एनुअली। ये दूसरी पॉलिसी कहती है कि एसेट को 10 साल बाद बेचने का इंतजार ना करें, कि एसेट जब सेल करेंगे तभी आपने सरप्लस को उठा के रिटेनिंग में डाला। ये क्या कह रहा है? ये मेथड कह रहा है कि एसेट बेचे या ना बेचे, हर साल सरप्लस क्या करें? ट्रांसफर करें। अब ये बड़ी हैरत वाली बात है कि हर साल क्यों ट्रांसफर करें? हाँ जी, एसेट तो बेचा नहीं है। तो अब बच्चों जरा दास्तान सुनते हैं दो दोस्तों की। दो दोस्त थे, दो कंपनियां चला रहे थे, एक था अहमद और एक था अली। अहमद कंपनी चला रहा था, उसका नाम क्या था? एबीसी लिमिटेड। अली साहब जो कंपनी चला रहे थे उसका नाम क्या था? XYZ। और दोनों एक ही तरह का कारोबार कर रहे थे। अगर ये टेक्सटाइल में था वो भी टेक्सटाइल में था। समझ आ गई? अच्छा, इसने टेक्सटाइल के लिए एक प्लांट लिया, यकम जनवरी 2001 वाले दिन, 1 लाख रुपए का। तो उसने भी प्लांट ले लिया, सेम डेट को दोनों दोस्तों ने प्लांट ले लिया। 1 लाख रुपए कैसे ले ली, 1 लाख रुपए कैसे ले ली? तो इस प्लांट की लाइफ कितनी थी? 5 साल। तो उसकी भी कितनी होगी? इसने लगाया मेथड स्ट्रेट लाइन, तो उसने भी कौन सा लगाया? स्ट्रेट। फर्क जाके बस ये पड़ा कि इसने फॉलो किया कॉस्ट मॉडल, लेकिन उसने कॉस्ट मॉडल फॉलो नहीं किया, उसने किया रीवैल्यूएशन मॉडल। यहां पे आ रहा है फर्क। समझ लगी बात? इसने फिर यकम जुलाई 2005 वाले दिन एसेट बेच दिया। कितने का? 12,000 का। तो उसने भी जनाब यकम जुलाई 2005 वाले दिन वो एसेट बेच दिया, उसी बंदे को जिस बंदे को इसने बेचा। उसी बंदे ने उसका रेट लगाया, तो उसका रेट भी क्या लगा होगा? 12,000 सेम लगा होगा, क्योंकि दोनों के एसेट सेम थे, सेम टाइम के लिए इस्तेमाल हुए। समझ आ गई ना? अब बच्चों, पहले मिस्टर अहमद की किताबों में देखते हैं क्या हो रहा है। मिस्टर अहमद इस एसेट को डेप्रिशिएट करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? कितनी डेप्रिसिएशन आएगी हर साल की? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। 2005 में 6 महीनों की आनी है। कितनी? 10,000। क्यों 6 महीनों की क्यों आनी है? क्योंकि यकम जुलाई को बेच दिया था। तो बच्चों ये जो उसने डेप्रिसिएशन लिखी हुई है प्रॉफिट लॉस में 20, 20, 20, 20, 10, ये बात समझ लगी कि नहीं समझ लगी? अगला पॉइंट, यकम जुलाई 2005 वाले दिन जब वो एसेट बेच रहा था, उस एसेट की बाकी बची कुची वैल्यू कितनी थी? 10,000 थी। क्यों? 90,000 तो डेप्रिशिएट कर चुका है। 20, 20, 20, 20, 10, कितनी वैल्यू वो कम कर चुका है? 90,000। बाकी बची कुची वैल्यू कितनी रह गई? 10। तो कितने का बेचा? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कितना? 2,000। तो बच्चों 2005 में जाके वो गेन और डिस्पोजल रिकॉर्ड करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा? गेन ऑन डिस्पोजल। कितना रिकॉर्ड करेगा? 2,000। तो जाके उसका नेट प्रॉफिट निकलेगा। यहां तक की बात समझ आ गई? तो उसकी किताबें सारी क्लियर है बच्चों? अब ये बंदा अगर अपनी बैलेंस शीट बना रहा होगा, तो बैलेंस शीट में बच्चों पहले साल 2001 में एसेट की कॉस्ट पूरी नजर लिखेगा, कितनी? 1 लाख। लेकिन डेप्रिसिएशन कितनी लिखेगा? 20,000। अगले साल कॉस्ट पूरी आएगी, कितनी? 1 लाख। लेकिन डेप्रिसिएशन, अगले साल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अगले साल कॉस्ट,
डेप्रिसिएशन, और उस अगले साल 1 लाख और डेप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ पे तो नहीं लिखी। हाँ जी, 2005 की 31 दिसंबर की रात को बैलेंस शीट बन रही है, तो 31 दिसंबर की रात को कोई एसेट नहीं पड़ा हुआ, तो ना तो उसकी कॉस्ट आनी है ना उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आनी है, क्योंकि उस वक्त तो कुछ था ही नहीं। आपने तो जुलाई में बेच दिया 6 महीने पहले, समझ आ गया। तो 2005 की बैलेंस शीट में ना एसेट नजर आएगा ना उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आएगी, सब डिलीट मार दें, क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले सेल हो चुका। यहाँ तक कि दास्तान समझ आ गई सबको, कोई मसला मसाल यहाँ पे? ये बात किसकी हो रही थी बच्चों? मिस्टर अहमद की। उसने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया, जिंदगी आसान चल रही थी, सारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ, सब फिट बैठ रहा। हजम शुद। अब बात आती है मिस्टर अली की। मिस्टर अली ने सेम प्लांट लिया, सेम डेट पे लिया, सेम मेथड लगाया, सेम लाइफ, सेम अमाउंट का सेल किया, सेम तारीख पे सेल किया, सिर्फ फर्क क्या आया? उसने मॉडल रीवैल्यूएशन वाला फॉलो किया। और आपको पता, रीवैल्यूएशन वाले मॉडल में तो हमने मार्केट से रेट लेना होता है, इसने मार्केट से कोई रेट नहीं लिया क्योंकि उसका कॉस्ट मॉडल था, उसने मार्केट से रेट लेना था। ठीक है नहीं बच्चों? कॉस्ट थी 1 लाख, लाइफ थी 5 साल, स्टेट एंड मेथड था। मुझे बताओ पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 20,000 ही आएगी। तो पहले साल तो वो भी 20,000 लिख रहा होगा जैसे ये लिख रहा है। मिस्टर अली ने फोन कब किया मार्केट में? पहले साल। कब फोन किया? अगले साल के पहले दिन फोन किया, और मार्केट से उसको रेट क्या मिला? 1,20,000। उस वक्त उसकी किताबों में उस एसेट की औकात कितनी थी? 1 लाख नहीं थी, 80,000। तो 80,000 की वैल्यू का एसेट मार्केट में कितना रेट लग रहा है उसका? 1,20। तो फायदा कितना हुआ? 40। तो 40 का वो गेन या सरप्लस रिकॉर्ड करके बैठा हुआ। यहां तक की बात लगी। कल बच्चों हमने पढ़ा था कि जिस दिन आप सरप्लस रिकॉर्ड कर रहे होंगे उस दिन पुरानी सारी डेप्रिसिएशन खत्म करनी है। याद है? 2 एंट्रियां पास करते हैं हम। कितनी एंट्रियां पास करते हैं? पहले पिछली सारी डेप्रिसिएशन क्या करो? खत्म करो। कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है? तो 20 को उड़ा दो। उड़ाने का तरीका क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट। इस एंट्री का मकसद क्या है बच्चों? ये एसेट अपनी कॉस्ट से उठ के डब्ल्यूडीवी पे आ जाएगा। फिर अगली एंट्री पास करेंगे, प्लान डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। इस एंट्री का मकसद क्या है? ये डब्ल्यूडीवी से उठ के फिर वैल्यू पे चला जाए। ये सारी बातें हमने कल पढ़ी। ये 2 एंट्री समझ आ गई सबको? बोलो तो सही। अब किताबों में आपका एसेट कॉस्ट पे नजर नहीं आएगा, किस पे नजर आएगा? 1,20,000 पे नजर आएगा। कॉस्ट पे नजर नहीं आएगा, या 1,20,000 पे नजर आएगा। क्या 1,20,000 को कॉस्ट कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि कॉस्ट तो वो खर्चा होता है जो आपने जेब से पे किया, तो जेब से तो 1,20,000 पे नहीं किया, तो फिर 1,20,000 क्या चीज है? आवाज नहीं आई। इसको बच्चों में कहेंगे रीवैल्यूड अमाउंट। क्या कहेंगे? रीवैल्यूड अमाउंट। अब जरा देखो, इस बंदे ने 2001 में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की 20,000। ये पॉइंट समझ आ रहा है? 2001 में जब उसने बैलेंस शीट बनाई तो एसेट कितने का शो किया? 1 लाख का। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की? 20,000। यहां तक कि दासन क्लियर है। लेकिन अगले साल ये अपनी किताबों में एसेट 1 लाख का शो नहीं करवाएगा। कितने का शो करवाएगा? 1,20,000 का शो करवाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर। ठीक हो गया? यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अब अगला पॉइंट, अगले साल के पहले दिन। अगले साल के पहले दिन इस एसेट की फाइनल वैल्यू क्या है? 1,20,000। साल पूरा गुजर गया, 31 दिसंबर की रात को बैठे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, तो क्या 20,000 आएगी? अब 20,000 नहीं आएगी। मिस्टर अहमद अगर कर रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज तो उसकी 20 ही आएगी, लेकिन इस बंदे की अब डेप्रिसिएशन 20,000 क्यों नहीं आएगी? अब उसके नजदीक एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। अब उसने इस 1,20,000 को खत्म करना है। कितने सालों में? 4 सालों में, क्योंकि 1 साल गुजर चुका।
तो बच्चों वो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा तो 1,20,000 को 4 पे डिवाइड करें। लॉजिक समझ आ गई? नहीं समझ आई? तो बच्चों 1,20,000 को जब वो 4 पे डिवाइड करेगा तो 2002 में डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 30,000। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? 2003 में डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 2004 में डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? और 2005 में डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 15,000। क्यों बोला? 6 महीने यूज है। 30,000, 30,000, 30,000 और 15,000। तो यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? और दासन क्लियर है? कोई मसला? अब सोच समझ के जवाब देना। 1 जुलाई 2005 वाले दिन जिस वक्त वो एसेट बेच रहा था उस वक्त उसकी किताबों में बाकी बची खुची वैल्यू कितनी थी? 15,000। कैसे? 1,20 का एसेट था, कितने डेप्रिशिएट कर चुके हैं? 30, 30, 30 और 15। 1,5 का एसेट डेप्रिशिएट कर चुके हैं, बाकी बची कुछ वैल्यू कितनी बच गई? 15,000। बेचा कितने का? 12,000। इस बंदे को नुकसान हुआ। इस बंदे को क्या हुआ? हालांकि दोनों का एसेट सेम था, मॉडल से क्या कहते हैं, लाइफ सेम थी, मेथड सेम था, बेचा भी सेम था। इस बंदे ने गेन रिकॉर्ड किया कितना? 2,000। और उस बंदे को लॉस हुआ कितना? 3,000। ठीक है। अली साहब सर पकड़ के बैठ गए, यार उन्हें बेचा 12,000 था, उन्हें फायदा होया वे, मैं भी बेचा 12,000 था, मेनू नुकसान होया। तो मैं तो मॉडल ही पुठा अप्लाई कर बैठा। मैंने कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहिए सी, फायदा होना सी। क्या वो सही सोच रहा है? नहीं। समझ रही बात? तो ये हाफ पिक्चर। उसको लग रहा है कि उसका लॉस हुआ। समझ आ गई? लेकिन बहरहाल अपने प्रॉफिट एंड लॉस में वो 3,000 रुपये का लॉस ही लिखेगा, क्योंकि लॉस आया है। प्रॉफिट एंड लॉस में वो क्या लिखेगा? 3,000 का लॉस लिखेगा। यहां तक कि दासन क्लियर है? और 2005 के एंड पे एसएल भी उड़ा देगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, सेल हो चुका, दास्तान खत्म हो चुकी है। अब बच्चों जब आप इक्विटी बना रहे होंगे तो शेयर कैपिटल आ रहा होगा, रिटेन अर्निंग भी आ रही होगी, और रिटेन अर्निंग के नीचे कुछ सरप्लस भी आ रहा होगा। पहले साल तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन दूसरे साल 40,000 का आ रहा होगा। कितने का आ रहा होगा? 40,000 का। अगले साल भी 40 का आ रहा होगा, उससे अगले साल भी 40 का आ रहा होगा, और आखिरी साल में कुछ नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि पहली पॉलिसी के मुताबिक जब ये एसेट बेच दिया, ये सारे का सारा रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। पहली पॉलिसी यही पड़ी है ना, सारा सर्विस खत्म कर दो उस वक्त जब एसेट बेचा है। तो 2005 में उड़ा देंगे, और ये कहां चला जाएगा? इस लाइन में चला जाएगा, 40,000। लेकिन बच्चों जरा अब 1 मिनट के लिए ध्यान से मेरी बात सुनना। ये 40, 40, 40 हमने यहाँ पे तो लिख दिया और आखिरी साल उड़ा दिया। आखिरी साल के एंड पे दास्तान क्लियर होगी, अली और अहमद में कोई लड़ाई नहीं है, सबका आंसर सेम आ गया। ऐसी है ना? लेकिन क्या बच्चों 2002 में मिस्टर अली का प्रॉफिट मिस्टर अहमद के प्रॉफिट के मुकाबले में ज्यादा है कि कम है? आवाज नहीं आई। ज्यादा कैसे? सरप्लस प्रॉफिट थोड़ी है, सरप्लस तो रिटेन अर्निंग के नीचे है। मैं तो बात कर रहा हूं प्रॉफिट की। कम है। क्यों कम है? डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई। देखो अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। ये सरप्लस है, 40, 40, 40 लिखा है, इसको मैंने रिटेन अर्निंग में नहीं लेके गया क्योंकि अभी हमने कमाया नहीं है। बात तो ठीक होगी, लेकिन बच्चों क्या सरप्लस की वजह से मैंने जो कमाया है वो कम नहीं हो गया? कैसे? मैंने जो कमाया है उसमें 10,000 का ज्यादा माइनस हो गया। क्यों? रीवैल्यूएशन के डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई उसकी वजह से। 2002 में मिस्टर अहमद कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था? 20। और मिस्टर अली कितनी चार्ज कर रहा है? 30। तो उसका प्रॉफिट तो कम आएगा ना, क्योंकि वो खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर। नहीं बात सुनेगी? तो जब उसका प्रॉफिट कम होगा
तो अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग भी कम होगी। मिस्टर अली की रिटेन अर्निंग ज्यादा शो हो रही होगी, सॉरी मिस्टर अली की रिटेन अर्निंग कम शो हो रही होगी, और मिस्टर अहमद की रिटेन अर्निंग ज्यादा शो हो रही। यही मसला 2003 में भी है। 2003 में मिस्टर अली ने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की, 30, और अहमद कितनी करके बैठा हुआ है, तो अहमद का प्रॉफिट ज्यादा आएगा और अली का प्रॉफिट है। हमने सरप्लस को हाथ नहीं लगाया, हम कहेंगे आखिरी साल में जाके हाथ लगाओ जब सच्ची मुच्ची एसेट सेल कर दिया। लॉजिकली बात ठीक है, लेकिन मसला ये है उसकी वजह से हमारी कमाई में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो सच्ची मुच्ची पैसे कमा रहे हैं ना उसमें से वैल्यू ज्यादा माइनस हो रही। क्यों? जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन भी। अब हम कहेंगे यार सरप्लस ठीक है 5 साल जाके खत्म करना, लेकिन ये जो रीवैल्यूएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई है, ये तो हमारा कसूर नहीं है ना, इसको तो ठीक करो। नहीं समझ आ रही बात? तो बच्चों फिर अगला कंसेप्ट ये है, इस 40,000 में से 2002 में 10,000 रुपये निकाल के नीचे से ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। क्यों ट्रांसफर कर देंगे? क्योंकि प्रॉफिट 10,000 कम आ रहा है। किसकी वजह से? रीवैल्यूएशन की वजह से। तो कसूर किसका है? सरप्लस का। तो सरप्लस को कहेंगे भाईजान कंपनसेट करो। तो यहां पे बच्चों 40 की बजाय फिर क्या लिखेंगे? 30, और 10,000 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर। समझ लगी बात? अगले साल भी डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई 30, अगले साल का भी अब एडजस्टमेंट करनी है बच्चों। तो यहाँ पे कितना बैलेंस आ रहा होगा? 30 आ रहा होगा। यहाँ पे कितना आ रहा होगा? 20, और 10,000 किधर निकल गया होगा? रिटेन अर्निंग में डाल देंगे। अब यहाँ पे कितना आ रहा होगा? 10, बाकी के 10 किधर चला गया? ऊपर रिटेन अर्निंग में डाल दिया। और यहाँ पे जीरो, जीरो क्यों है? क्योंकि 10 जो बाकी बचा था वो कहाँ डाल दिया? ऊपर रिटेन अर्निंग में डाल। तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसफर द सरप्लस एनुअली। ये सरप्लस एनुअल ट्रांसफर हो रहा है। अब बताओ ये ज्यादा लॉजिकल है या पहले वाली पॉलिसी ज्यादा लॉजिकल थी? पहले वाली पॉलिसी क्या थी कि 10 साल बाद जब एसेट बेचा है तब सारा सरप्लस ट्रांसफर करो। ये क्या कह रहा है कि हर साल ट्रांसफर करो। अब ज्यादा बेहतर कौन सा है? ये वाला। पहले ज्यादा बेहतर कौन सा लग रहा था? तो इसकी अपनी एक लॉजिक है, उसकी अपनी एक लॉजिक। तो समझ आ रही है? तो बात अगले बंदे की समझ सही समझेंगे तो आपको पता लगेगा यार अगला भी गलत नहीं कहता पे, ਉਹਦੀ गल च कोई ना कोई तो हकीकत है। नहीं समझ आ रही? अब बच्चों जरा गौर से देखो। अब ये लॉस वाला मसला भी कर लेते हैं हल। इसको मुझे बताएं, टोटल 5 सालों में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ? 1,25,000, और नीचे से 10 10 10 करके 40 ट्रांसफर हो गया। तो 1,25,-40, क्योंकि वो एक्सपेंस है ये इनकम है। कितना बनता है? 85 बनता है। और बोलो तो सही। अब बच्चों इसको जरा देख लो। इसको टोटल कर लो जरा। 20 20 20 20, 10। कितना बनता है जी? 90,000। और 2 का जो गेन आया?
ये 3,000 भी तो शामिल करो ना बच्चों। 20, 30, 30, 30, 15 और 3 कितना बनता है? 88 बनता है। हाँ जी, इकट्ठा करो जरा। 20, 30, 30, 30, 15 और 3 28 क्या बनता है? एक 28। 40 का सरप्लस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ट्रांसफर हुआ। एक 28 का एक्सपेंस है, 40 का सरप्लस है, नेट करो कितना बनता है? 88। और यहाँ पे देखो 20, 20, 20, 20, 10 और 2 का प्रॉफिट 88 बनता है। 92 कितने क्या खोते हो? वो ऊपर एक्सपेंस है, नीचे इनकम है। वो माइनस की फिगर, ये प्लस की फिगर है। 5 सालों में इसका भी टोटल लॉस 88,000 रिकॉर्ड हुआ है, और 5 सालों में इसका भी टोटल लॉस 88,000 ही रिकॉर्ड हुआ। तो बस प्रेजेंटेशन में वैल्यूज ऊपर नीचे हुई हैं। 5 साल बाद की स्टोरी अली और अहमद की सेम है। मतलब 5 साल बाद अली अपनी रिटेन अर्निंग जो बता रहा होगा, अहमद की भी रिटेन अर्निंग उतनी ही होगी। और समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? किसी ने पीआरसी पहले पास कर लिया, किसी ने बाद में पास कर लिया। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन आगे कौन पीछे। समझ आ रही है? अल्टीमेटली किसने क्या किया है वो क्राइटेरिया। ठीक है जी। किसी ने दौड़ में पहले जोर लगा लिया, आगे निकल गया, बाकी रह गए पीछे, तो क्या वो उसका पहला नंबर है? नहीं। जब रेस मुकम्मल होगी पता तभी लगेगा। तो शुरू में जोर लगाने वाले ये ना समझे कि असली पहले नंबर दें, और शुरू में पीछे रह जाने वाले ये ना समझे कि असली पीछे रह गए। अभी दौड़ बहुत लंबी है। तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब ट्रांसफर और सरप्लस एनुअली वाली लॉजिक समझ आ गई है? क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं सरप्लस एनुअली? क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? क्योंकि रीवैल्यूएशन की वजह से एसिड की वैल्यू क्या हुई? ज्यादा। ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? डेप्रिसिएशन ज्यादा, रिटेन अर्निंग कम। इसकी कंपनसेशन कहां से पूरी करेंगे? सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि अल्टीमेट रिटेन अर्निंग का हर साल बैलेंस मैच होता रहे। अगर ये हरकत नहीं करेंगे तो अली और अहमद की रिटेन अर्निंग 4 सालों में डिफरेंट रहेगी, 5वें साल में जाके ठीक होगी। समझ आ रही है? तो हम कहते हैं कि यार 4 सालों में भी ठीक कर दो यार, 5वें साल जाके क्यों ठीक करो? पता नहीं 5वें साल जाली रहे ना रहे। वो कबर ਦੇ अपने नाल एक सवाल लैके चला गया, यार अहमद हमेशा मेरे तो अगे क्यों रहा? उन्होंने कहा तू टेंशन ना लै, तू बाकी सवालों की तैयारी कर, ऐ सवाल तेरा असं हुनी जवाब दे रहे हैं। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उन्होंने कहा भाई जान तेरी हर साल तेरी ट्रेन नहीं टहली है, और जो फरिश्ते ने सवाल पूछने उसकी तैयारी कर, ये टेंशन असं सीए किया इस वास्ते किया इन्होंने सवालों के जवाब असं दे रहे हैं। समझ आ रही है? अच्छा, अब बच्चों ये आपने 40 में से 10 ट्रांसफर किया, ये 10 किस वजह से ट्रांसफर किया? कैसे पता लगा 10 करना है 8 नहीं करना? एक तो ये बच्चों देखेंगे कितनी डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। कॉस्ट मॉडल में कितनी चार्ज हो रही थी? 20, यहाँ पे कितनी हो रही है? 30। कितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई? एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि सरप्लस कितना है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है, उस पर डिवाइड कर दे, उससे भी आंसर आ गया। दो तरीके आंसर निकालने हैं। यहाँ पे भी सवाल, आसान तरीका कौन सा? मेथड को कंपेयर कर लें कि कॉस्ट मॉडल में कितनी डेप्रिसिएशन थी, 20, रिवैल्यूएशन में कितनी है, 30, एक्स्ट्रा कितनी है, वो निकालो सरप्लस में से। आसान तो ये लग रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको ये आसान लगेगा। क्या करें? सरप्लस पकड़ें, किस पे डिवाइड कर दें? रिमेनिंग लाइफ पे, टोटल लाइफ पे नहीं।
टोटल लाइफ तो 5 साल थी, किस पे डिवाइड करेंगे? रिमेनिंग लाइफ। नहीं समझ रही? हाँ, नहीं वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। रिपॉल्यूशन में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं आना आपको। कौन सा आना है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अब याद रखिएगा, हर साल जब आपने सरप्लस में से बैलेंस निकाल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है तो एंट्री क्या होगी बच्चों? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। डेबिट होने का मतलब है कम करेंगे, और क्रेडिट होने का मतलब क्या है? ज्यादा कर देंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रांसफर शुड बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या मतलब है? वो कहता है देखो, डेप्रिसिएशन जब आपने निकाली थी ना 30, तो किसको किस पे डिवाइड किया था? किसको किस पे डिवाइड किया था? रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया था। तो रिमेनिंग लाइफ क्या थी? 4। तो कहता है वही काम हमने सरप्लस के साथ करना है। सरप्लस को भी किस पे डिवाइड करेंगे? 4 पे। अगर ऊपर आपने रिमेनिंग लाइफ 3 ली है, तो यहाँ पे भी रिमेनिंग लाइफ क्या लेंगे? 3 लेंगे। अगर कभी भूल जाए कि सर इसको किस पे डिवाइड करेंगे, तो कहता है वही वैल्यू देखो जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन निकाली है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में अगर आपने 4 यूज किया तो यहाँ पे भी 4 आएगा, वहां पे 3 यूज किया तो यहाँ पे भी 3 आएगा। 6/12। और समझ आ गई बात है? एग्जाम नोट पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। अब हमने 2 पॉलिसियां पढ़ ली हैं। पहली पॉलिसी कौन सी है? पहली पॉलिसी कौन सी है? कि सारा सरप्लस उस वक्त ट्रांसफर करेंगे जब एसेट बेच दिया। 10 साल तक एसेट पड़ा रहा, 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं किया, 11 साल बेचा, सारा ट्रांसफर कर दिया। ये पहली पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी क्या है? हर साल ट्रांसफर करते जाए। कहता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बताया कि पॉलिसी कौन सी है, देन ट्रांसफर द सरप्लस एज द एसेट इज यूज्ड एंड डेप्रिशिएटेड टू एडजस्ट द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एनुअली। ठीक है जी। तो कहता है कौन सी पॉलिसी फॉलो करेंगे? एनुअल ट्रांसफर वाली। 10 साल तक पड़ा नहीं रखेंगे, हर साल ट्रांसफर करते जाएंगे। अदरवाइज इफ द पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस इज ऑन डिस्पोजल, देन दैट इफेक्ट विल बी एडजस्टेड ऑन डिस्पोजल। अगर वो मुंह से कह दे कि भाईजान डिस्पोजल है, तो फिर डिस्पोजल ही करेंगे। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कह रहा, आप पे छोड़ रहा है, तो फिर आपने कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है? एनुअल ट्रांसफर वाली। नहीं समझ रहे? क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये सारी वो बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको कल और आज की तारीख में सारी पढ़ा दी हैं। इसको एक दफा आप गो थ्रू कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं बच्चों। वो कहता है कि तमाम एसेट के ऊपर एक कैटेगरी फॉलो नहीं करनी, हर एसेट की कैटेगरी के ऊपर अलग से पॉलिसी हो। इसलिए उसने एसेट की कैटेगरी बना के दे दी है। पहली कैटेगरी क्या है? लैंड। दूसरी कैटेगरी क्या है? बिल्डिंग। क्या मतलब है? अगर कोई लैंड पे रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना चाहता है, सौ बिस्मिल्लाह। बिल्डिंग पे कॉस्ट मॉडल फॉलो करना चाहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि लैंड अलग कैटेगरी है, बिल्डिंग अलग कैटेगरी। हर कैटेगरी पे अलग से पॉलिसी आप फॉलो कर सकते हैं। यह नहीं है कि लैंड पे अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो बिल्डिंग पे भी होगा, नहीं, ये कंपल्सरी। लेकिन अगर आपके पास 10 प्लॉट हैं, कितने प्लॉट हैं, तो ये नहीं होगा कि एक पे रीवैल्यूएशन और बाकी पे कॉस्ट। ये नहीं होगा। अगर एक पे रीवैल्यूएशन है तो बाकी सब पे भी क्या होगी? रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो होगा। हाँ, प्लॉट पे आपने लगा दिया रीवैल्यूएशन मॉडल, अब प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, तो क्या बिल्डिंग पे भी लगाएंगे? वो कहता नहीं, जरूरी नहीं है। आप लगाना चाहें सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर आप कॉस्ट मॉडल लगाना चाहते हैं उसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, तो हम आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि आप गलती कोई नहीं कर रहे। अच्छा, अगर किसी ने बिल्डिंग पे रीवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया है
और प्लांट और मशीनरी पे कॉस्ट मॉडल लगाना चाहता है, तो कोई इतराज है? कोई इतराज नहीं है। मोटर व्हीकल पे कॉस्ट मॉडल लगाना चाहता है और फर्नीचर पे रिवॉल्यूशन मॉडल लगाना चाहता है, कोई टेंशन? ऑफिस इक्विपमेंट पे वो रिवॉल्यूशन मॉडल लगाना चाहता है, कोई टेंशन? ये कैटेगरी बना दी है। कितनी कैटेगरी बना के दी उसने? 6। कहता है हर कैटेगरी पे अलग से पॉलिसी आपने डिसाइड करनी है कि कौन सी लगानी। ठीक हो गया? अगला पॉइंट, अगर लैंड की रिवैल्यूएशन करते वक्त फायदा हुआ है और बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन करते वक्त नुकसान हुआ है, तो क्या वो फायदा उस नुकसान में से माइनस कर देंगे? आवाज नहीं आई। नहीं माइनस। ये आपस में एक दूसरे से एडजस्ट है। बिल्डिंग में लॉस हुआ है, लैंड पे फायदा हुआ है, ये नेट नहीं हो सकते। 2 साल बाद बिल्डिंग में अगर फायदा हुआ है तो वो आपस में नेट होंगे। बिल्डिंग का फायदा बिल्डिंग के लॉस में नेट होगा, लैंड में नहीं जाएगा। लैंड का फायदा कभी फर्नीचर के लॉस में एडजस्ट नहीं होगा। फर्नीचर अपना फायदा नुकसान देखेगा, लैंड अपना फायदा नुकसान देखेगा। नहीं समझ आ? और जैसे आप छोटे भाई को अपने बूट तक नहीं देते इस्तेमाल करना से, तो लैंड अपना सरप्लस दे देगा बिल्डिंग में। ऐसे ਤੁਸੀਂ कहने नहीं खुदा तरसी तो करनी चाहिए ना लैंड में। बिल्डिंग में थोड़ा जा कुछ देते थे की हो गया? भाई लैंड के ऊपर ही तो बिल्डिंग बनी है, तो थोड़ा सा सरप्लस देते क्या जाता उसको? ਤੇ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ शाम तक टुट भज के वापस आने ने। बात समझ आएगी नहीं? आप 10 साल भी इस्तेमाल करते रहे कुछ नहीं होता। जब ही छोटे भरा ने पाया बस टेंशन पै गई। बह जाओ मसले दे कि अल्लाह करे शाम को बूट आ जाए, भरा भावें आए ना आए, बूट वापस आ जाए, भरा दी खैर है। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बच्चों जब भी आपको लगे ना कि सर ऐसे नहीं तो ऐसे, तो पहले आप अपने ऊपर फिट करके देखें क्या आप ऐसे हैं, तो दिलों लानता पैनी है कि मैं तो ऐसा नहीं, तो वो फिर यहाँ पे भी फिट नहीं होता। और समझ आ गई बात है? तो लैंड का सरप्लस बिल्डिंग को नहीं जा सकता, और मशीनरी प्लांट और मशीनरी का सरप्लस मोटर व्हीकल को ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक साल में 3 के ऊपर प्रॉफिट आया, 3 के ऊपर लॉस है, तो आपस में एडजस्ट नहीं हो सकता। वो अपने अपने कैटेगरी में है तो उधर ही पड़े रहे। समझ आ गई बात है? अच्छा जी, अभी बच्चों पॉइंट नंबर 10 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिवैल्यूएशन इज नॉट कंपलसरी एवरी। याद है कुछ कुछ? जब कोई मटेरियल डिफरेंस आएगा तब देखेंगे, अदरवाइज हर साल रिवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। एज द लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, अब हमने पढ़ा बच्चों लैंड में तो डेप्रिसिएशन होती नहीं है, तो उसमें सरप्लस फिर एनुअल ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? लैंड डेप्रिशिएट होता ही नहीं है, तो उसमें एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की टेंशन ही कोई नहीं। तो फिर उसमें सरप्लस हमेशा डिस्पोजल पे जाके ट्रांसफर होगा। तो ये पॉइंट समझ आ गया सबको? लैंड का भी डेप्रिशिएट नहीं होता, तो डेप्रिसिएशन में कमी या ज्यादा होनी नहीं। कि कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन कम थी, रिवैल्यूएशन मॉडल में डेप्रिसिएशन ज्यादा थी, ये हो ही नहीं सकता। उसमें हमेशा फिर पहली पॉलिसी फॉलो होगी, कौन सी? कि जब एसेट बेचेंगे, चाहे 25 साल बाद जाके लैंड बेचा है, तो 25 साल तक सरप्लस पड़ा रहेगा, 25 साल के एंड में जाके ट्रांसफर कर। ठीक हो गया जी? ले जी बच्चों, पहला सवाल हम करने लगे हैं, ध्यान से समझना है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आ रहे हैं इसके अंदर। फराडे फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अक्वायर्ड ए बिल्डिंग फॉर 200 मिलियन ऑन यकम जुलाई 2005। बिल्डिंग कितने की बाय की? रिक्वायर्ड क्या किया गया है? जिस दिन से बिल्डिंग बाय किया उस दिन से लेकर 30 जून 2009 तक की एंट्रियां पास करनी है। तो बच्चों पहले इस 200 मिलियन की एंट्री पास करें। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? बिल्डिंग डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, कॉस्ट ऑफ सेल।
क्रेडिटर कौन? हाँ जी, क्या क्रेडिट करेंगे बच्चों? कैश। ठीक है जी, पहली एंट्री सबको समझ आ गई। साथ साथ एंट्री पास करते जाए, डेट भी लिखनी है, किस तारीख को एंट्री पास की आपने? 1 जुलाई 2005 को। के साथ साथ एंट्री पास करते जाए, सवाल उसी को समझ आएगा जो एंट्री पास कर। देखने वाले देखते रह जाएंगे। हंसी है? पसंद है? 1 जुलाई को एंट्री पास कर ली बच्चों। अब याद रखना, हमारा साल जो खत्म हो रहा है वो दिसंबर में नहीं हो रहा, जून में हो रहा है। तो ये साल के शुरू में बिल्डिंग ली थी। इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 20 साल। पहली रिवैल्यूएशन कब हुई है बच्चों? हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2005। 6 के 5? 30 जून 2006 को हमारा साल खत्म हो गया। तो क्या उस दिन कोई रिवैल्यूएशन हुई है? नहीं हुई। उससे अगले साल हुई। इसका मतलब है इस साल के एंड तक रिवैल्यूएशन का कोई फटा नहीं है। तो आराम से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। किसको किस पे डिवाइड करेंगे, कितनी डिप्रिसिएशन आएगी? 200 मिलियन को 10 पे डिवाइड करेंगे। सारा सत्यानाश। आंसर क्या आता है? 10 मिलियन। इसकी एंट्री क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तारीख क्या लिखेंगे? 30 जून 2016। सब जगह पे निकल जाना, तो बस 10 के साल लगे पीछे हो जाना। एंट्री पास कर ली बच्चों। तो इस साल में सिर्फ 2 ही एंट्रियां हुई हैं। कितनी एंट्रियां हुई हैं? 2। पहली कौन सी हुई है? बिल्डिंग एक्वायर करने की। दूसरी एंट्री कौन सी हुई है? डेप्रिशिएट करने की। अब अगले साल पहले दिन फोन पकड़ा, मार्केट में जरा घुमाया, मार्केट में हमें क्या वैल्यू पता चली? 230 मिलियन। सोच समझ के जवाब देना। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? 40। कैसे पता लगा 40 का फायदा हुआ? किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं बच्चों? क्या मैं 200 को 230 से कंपेयर करूंगा? नहीं। मैं किसको किससे कंपेयर करूंगा? WDV को फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगा। WDV कितनी है बच्चों? 190। तो गेन आया या लॉस आया? ऐसी है। गेन कितना आया? 40। इस गेन की एंट्री क्या होगी बच्चों? पैन लगी मौत। पेंडिंग डेबिट सरप्लस क्रेडिट कितने से? 40। कैसे रही एंट्री होगी? हाँ जी, याद रखना, पत्थर पे लकीर है। पत्थर पे लकीर है कि जब भी कमीज पहनते हैं सलवार जरूर पहनते हैं। ऐसी होता ना? कि नहीं होता? तो ये बात याद रखनी कि कपड़े जब भी पहने जाएंगे जोड़े में पहने जाएंगे। यही बात हो जाएगी। हाँ, वो वसूल में सलवार पा के घूमना फिरना है ना, नया फैशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो बच्चों ये बात हमेशा याद रखें, जिस तरह से कमीज और सलवार आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं हमेशा हमेशा के लिए, उसी तरह से जब आप गेन या लॉस की एंट्री करेंगे उसी दिन एक और एंट्री भी होगी। कौन सी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। कितने से? 10 से, क्योंकि वो अभी तक की टोटल डेप्रिसिएशन 10 की पड़ी। ये दो एंट्रियां हमेशा इकट्ठी होंगी, इनमें 1 मिनट का भी फर्क नहीं आएगा। नहीं समझ नहीं समझ क्लियर है?
40 की एंट्री बताएं, 40 की एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग डेबिट सरप्लस क्रेडिट। और इस 10 का क्या करेंगे? इसको उड़ाना है, किताबों से उड़ा दें। उड़ाने का तरीका क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट और बिल्डिंग। तो मकसद क्या है इसका? हमारा एसेट कॉस्ट से ओके डब्ल्यूडी पे शिफ्ट होने। इस 40 की एंट्री का मकसद क्या है? डब्ल्यूडी से उठ के फिर वैल्यू पे शिफ्ट हो जाए। किस तरीके की एंट्री हुई है बच्चों? यकम जुलाई 2006 की एंट्री हुई। तो यकम जुलाई 2006 साल का शुरू है कि एंड है? शुरू है। अभी 12 महीने गुजरे, कहाँ पहुंचे? 30 जून 2007 के 12 महीने गुजर चुके हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है कि नहीं करनी? डेप्रिसिएशन की वैल्यू तो बताओ। $12.11 क्लियर है? कैसे? अब फेयर वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है। फेयर वैल्यू कितनी है? 30 और रिमेनिंग लाइफ 20 साल। अब 20 साल नहीं है, टोटल लाइफ आपकी 20 साल की। अब रिमेनिंग लाइफ लेनी है आपने, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 19 साल। तो 230 को 19 पे डिवाइड करेंगे। किस पे डिवाइड करेंगे? 19 पे डिवाइड। आंसर निकालेगा 12 क्या नहीं करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंट्री समझ आ गई। अब यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखी, जिस दिन आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री चार्ज करनी है ना, उसी दिन एक और काम भी करना। क्या डेप्रिसिएशन आपकी एक्स्ट्रा है? अगर कॉस्ट मॉडल होता तो कितनी डेप्रिसिएशन आती? 10। अभी कितनी आ रही है? 12.1। कितनी ज्यादा आ रही है? इसको क्या करेंगे? सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में डालें। अमाउंट कितनी आएगी थी? 2 पॉइंट एंट्री होगी। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितने से? 2.1। ये 2.11 निकालने का एक और तरीका भी बताया उसने। क्या? सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे आंसर सेम आना चाहिए। सरप्लस कितना है? 40। डिवाइड करें इसको किस पे? 19 पे। करके देखो जरा, चमत्कार हो जाएगा। सेम आंसर है। तो 2 तरीके हैं आपके पास आंसर निकालने। इनमें से एक तरीका फॉलो करेगा, एक वो बताएगा कि पहले वाला तरीका जो आपको आसान लग रहा है ना, या कोई याद भी नहीं हो, मुझे आपको धक्के से याद दिलाना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, हम किस तरीके से पहुंच चुके हैं? 30 जून 2007 में पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा? अगला दिन आएगा। अगला दिन बेसिकली अगले साल में आएगा। अगला साल शुरू कब हो रहा है? यकम जुलाई 2007 वाले दिन मार्केट में फोन किया, बिल्डिंग का क्या रेट लगा? 170 लगा। हमारी किताबों में बिल्डिंग कितने की है? 220 में। हमारी किताबों में बिल्डिंग कितने की है? शाबाश 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 शाबाश। हमारी किताबों में बच्चों बिल्डिंग 217.89 की है। तो 12.11 लिखा था ना हमने। तो बच्चों अब बताओ जरा, गेन आया कि लॉस आया? कितना लॉस आया? पॉइंट
शाबाश 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 शाबाश। जिंदगी टफ होने लगी है, ध्यान ना जरा। ये लास्ट समझ आ गया नहीं? अब मेरा आपसे सवाल है, ध्यान से। इस दिन कितनी एंट्रियां होनी है? दो एंट्रियां होनी है। पहली एंट्री कौन सी होनी है? पहले पिछली डेप्रिसिएशन को खत्म करो। ये वो यतीम एंट्री है कि जो आपको भूल जाएगी। आपसे ऐसा हुआ करेगा कि गेन लॉस तो आपको याद रह जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली एंट्री ऐसी यतीम एंट्री है कि ये हमेशा भूल जाती, तो इसलिए इसको पहले पास किया करो। नहीं समझ आ रही? पहले एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 12.11 से। जो डेप्रिसिएशन चार्ज की उसको खत्म करना, कर दी। और दूसरी एंट्री? अब क्या ये सारे का सारा नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? नहीं। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पीछे कोई सरप्लस पड़ा हुआ है और अब लॉस हो गया है, तो पहले तो सरप्लस को खत्म करो, बाकी जो बचा कुछ रह गया है वो जाएगा असल में प्रॉफिट लॉस। तो सवाल यह है कितना सरप्लस पड़ा हुआ है? क्या 40 का सरप्लस पड़ा हुआ है? नहीं। 40 में से 2.11 तो ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो पीछे बचा कितना हुआ है? 37.89 पड़ा हुआ है। तो पहले वो खत्म करेंगे, बाकी कितना बच जाएगा? 10 का बच जाएगा। ये कहाँ जाएगा? तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट, और बिल्डिंग क्रेडिट। हाँ जी। घूम गया ना सर? तो मैं आगे क्या है? हाँ, तेनों बहुत कुछ लगना रे। तेनों तो रोजा भी लगना है। दो एंट्री पास कर ली है और कर लिए हैं। पहले तो डेप्रिसिएशन को उड़ा दें, उड़ा दिया। फिर ये लॉस को रिकॉर्ड कर लें, कर लिया। अभी हम किस तारीख पे खड़े हैं? ये कमजोरी 2007 वाले दिन खड़े हैं। और खड़े भी हैं कि बह गए हैं? ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया, सौ गए हैं। जब भी लॉस होया ठोस। और दो एंट्रियां कर ली हैं। क्या करना है? वेरी गुड। कपड़े धोने हैं। तो कर ली एंट्रियां। अब साल खत्म हुआ, कहाँ पे पहुंचे? 30 जून 2008 पे पहुंचे। तो क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। हाँ जी। पैन लगी है मौत, मौत का खेल। किसको किस पे डिवाइड करेंगे? 170 को 18 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ अब 18 साल है। 9.44। तो क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 9। कर लिया जी? सबने नोट कर लिया? तो रह तो नहीं गया?
इस दिन एक और एंट्री भी हुआ करती थी, कौन सी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग, क्रेडिट। ये कब किया करते थे? नहीं, कब किया करते थे? जब डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज होती थी। क्या इस साल डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हुई है? नहीं हुई। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होती? अब कितनी चार्ज हुई है? ये तो कम चार्ज हुई है। अगर एक्स्ट्रा चार्ज होती तो सरप्लस की तरफ जाते। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हो रही और सरप्लस भी नहीं पड़ा हुआ। ये बात नहीं। लेकिन यहां पे एक बात याद रखनी है, थोड़ा सा मसला है। डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो रही है, इसका मतलब है अब की बार इसकी रिटेन अर्निंग ज्यादा नजर आएंगी। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो 10 की डेप्रिसिएशन चार्ज होती, इसकी कितनी चार्ज हो रही है? तो कम चार्ज हो रही है ना, तो रिटेन अर्निंग ज्यादा शो आएगा। लेकिन फिलहाल इसको हम ठीक नहीं कर सकते, इसको ठीक नहीं कर सकते। इसको ठीक करके कहाँ लेके जाए? इसके बारे में शायर साइलेंट है, यानी उसने हमें कुछ नहीं बताया। तो इसको जहन में रखेंगे लेकिन किताबों में नहीं लिखेंगे। डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो रही है, रिटेन अर्निंग बढ़ गई, ओके, लेकिन इसको हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि सरप्लस तो पड़ा ही नहीं हुआ। इसको निकाले तो कहाँ लेके जाए? समझ आ रही बात? अगला पॉइंट, हम किस तारीख पे खड़े हैं? अच्छा, ये वाहद पॉइंट है कि जब लॉस होगा तो डेप्रिसिएशन के टाइम पे एक ही एंट्री हो रही है, दो एंट्रियां नहीं हो रही। पिछले साल दो एंट्रियां की थी, इस साल एक एंट्री की है। ये बात याद रखनी कि कब दो एंट्री होनी, कब एक एंट्री होनी। और अगर एक एंट्री हुई तो वजह क्या है उसकी एक एंट्री की? ये है बेसिकली आपके नोट्स बन रहे हैं जो अपने फ्यूचर में अप्लाई करना। समझ आ रही बात? अब बच्चों, अगला दिन आया, कौन सा दिन आया? 1 जुलाई। मार्केट में फोन किया, क्या रेट मिला? 180। हमारी किताबों में एसेट की औकात कितनी है? 160.56। ये कहां से आया 160.56? 170 में से डेप्रेशन माइनस की। हमारी किताबों में उसकी औकात कितनी है बच्चों? 160.56। मार्केट में रेट क्या है? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा कितना हुआ? 19 यहां तक की बात समझ आ गई? अब जरा रुक जाओ, तसल्ली से तसल्ली से। इस दिन एक एंट्री तो होनी है, कौन से वाली? डेप्रिसिएशन खत्म करनी है। और कुछ याद आए ना आए, ये बात जरूर याद आनी चाहिए कि भाईजान रीवैल्यूएशन हो रही है, पिछली सारी डेप्रिसिएशन खत्म करो। समझ आ गई बात? तो बच्चों, अब पहली एंट्री तो होगी 9.44 से। क्या एंट्री होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट कितने से? 9.44। ये एंट्री सबको समझ आ गई? अच्छा, खत्म कर दिया हमने। कितना गेन आया? 19.44। अब यहाँ पे जरा तसल्ली से सोचना है। बच्चों, जब लॉस हो रहा था तो पहला काम हमने क्या किया था? सरप्लस को खत्म करके फिर प्रॉफिट लॉस में गए थे। और अब जब गेन आया है तो क्या सारा सरप्लस में ले जाएंगे? नहीं, अब पहले लॉस को देखेंगे कितना पड़ा हुआ, उस लॉस को खत्म करेंगे जो प्रॉफिट लॉस में चला गया। हाँ, पिछले साल का था, पिछली कंपनी का थोड़ी था। कोई मसला नहीं, रिटेन अर्निंग का अकाउंट है ना, तो वो यूज करेंगे, टेंशन क्या है?
हाँ भाई, अब जरा ध्यान से, टोटल गेन कितना हुआ है? 19.44 का। इसमें से कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, कुछ सरप्लस में जाना है। इसके करने दो टोटे। टोटे ध्यान से करने हैं, अगर टोटे ठीक ना ना हुए तो आई का थोड़े टोटे टोटे कर देगा। समझ आ रही है? अब पॉइंट ये है, पिछला लॉस कितना पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में? 10 का पड़ा हुआ, चेक कर लो, पिछली एंट्री गौर से देख लो। जो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में आप लेके गए थे वो कितना है? अब उसको खत्म करना है। खत्म करने से क्या मुराद है? उसको क्रेडिट करें, क्योंकि लॉस और डेबिट हुआ होगा। अब खत्म करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करें। यहां तक की बात समझ लगी? नहीं समझ लगी? लेकिन यहां पे एक और चीज भी है, लॉस की वजह से एक और पंगा भी हुआ था। डेप्रिसिएशन कम आई थी। अगर लॉस ना होता तो डेप्रिसिएशन 9.44 कभी ना होती, डेप्रिसिएशन 10 होती। तो क्या पिछले साल डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी, जिसको हम ठीक नहीं कर सके, लेकिन जेन में जरूर रखा हुआ था। अब उस डेप्रिसिएशन को भी रीस्टेट करना है। कितने से? 0.56 से। क्यों भला? लॉस की वजह से डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 9.44। अगर लॉस ना होता तो डेप्रिसिएशन भी 9.44 ना आती, क्या आती? 10 आती। 10 ही आनी चाहिए थी ना, कॉस्ट मॉडल अगर होता तो डेप्रिसिएशन को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? बढ़ाने से मुराद डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? आवाज नहीं आई। डेबिट करेंगे। तो बच्चों, एक चीज डेबिट हो रही है, एक चीज क्रेडिट हो रही है। तो 10.56, 9.44 से क्रेडिट करेंगे। किसको? प्रॉफिट एंड लॉस को। नहीं समझ रहे? 10 से लॉस रिवर्स। लॉस रिवर्स से क्या मुराद है? डेबिट के क्रेडिट? बोलो। क्रेडिट। क्रेडिट क्यों होगा? है? लॉस को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? रिवर्स करना है। अगर लॉस रिकॉर्ड कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? अब रिवर्स कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे? तो एक क्रेडिट नेचर है और एक डेबिट नेचर है, दोनों जमा हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। बच्चों, 19.44 में से कितना प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया? कितना पीछे रह गया? 10 रह गया। वो जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस में। हाँ जी। होए 14 तो रोशन। लगी? अभी तो सिर्फ आंखें खुली हैं। अभी अंग अंग ने। अच्छा, रीवैल्यूएशन तो सिर्फ आर पढ़ रहे हो, वो भी छोटे वाला। समझ आ रही है जी? अब जरा बताएं एंट्री क्या करेंगे? टोटल फायदा कितना हुआ बच्चों? 19.44 का। क्या डेबिट करें? बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा हुआ। बिल्डिंग डेबिट कितने से? 19.44 से। और क्रेडिट क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस, सादा अल्फाज में। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे कितने से? 9.44 से। और रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करेंगे कितने से? 10 से। इमेजिन करो, अगर आज आपने छुट्टी की होती और कल आप आते क्लास में, तनु कख नहीं समझ आने का की हो रहा है। लिखी अंग्रेजी है, लेकिन फील ऐसे हो रहा था कि जैसे चाइनीज लिखी हुई। आज एक लेक्चर में हमने इतना कुछ पढ़ा। अब कल जो बच्चा आएगा उसको कख नहीं पता चलना कि ये हो कि रहा। समझ लगी? उसका पूरा अफेयर वन बढ़ जाए, क्योंकि अगर उसको रीवैल्यूएशन समझ ना आई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी उसकी गई।
IS-36 में रीवैल्यूएशन मॉडल है, वो भी क्या? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कैश फ्लो में रीवैल्यूएशन है, वो भी गई। IS-8 में रीवैल्यूएशन का पॉइंट आना, वो भी गया। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में रीवैल्यूएशन आनी है, वो भी गई। समझ आ रही कि नहीं? 7 अल्फाज में FAR 1 गया, और उसको पता भी नहीं चलना पूरी जिंदगी कि मेरा लेक्चर कौन सा मिस हुआ है, ये कैरी हुआ है तो मेरे समझ नहीं आ रही। ठीक है जी। अच्छा, ये बच्चों किस तारीख को एंट्री की है आपने? 1 जुलाई 2008। साल पूरा गुजरा होगा, साल पूरा गुजरा होगा, तो साल के एंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। किसको किस पे डिवाइड करेंगे? कहने लगी मौत। कितनी है? बस 180, ये लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 17, कितनी डिप्रिसिएशन आएगी? 10.58। क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हजम शुद्ध। इसी दिन एक और एंट्री भी होनी है, कौन सी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, कितने से? 0.58 से। ये कैसे निकाला? जो सरप्लस में पड़ा हुआ बैलेंस है उसको क्या करें, उसी वैल्यू पे डिवाइड करें जिस पे डेप्रिसिएशन निकाली थी, 10/17। तो ये कौन सी एंट्री होगी बच्चों? क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। हाँ भाई, सवाल समझ आ गया बच्चों? ये सारी एंट्रियां लिखी हुई हैं। तो समझ आ रही है? अच्छा बच्चों, एक काम आपने घर जाके करना है, वो ये है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसकी बस आपने एंट्रियां पास करनी। जैसे एंट्री अभी आपने की है नहीं, यही बच्चों एंट्री आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 की घर जाके पास करनी। कर सकते हैं? प्लांट लिया था 3,60,000 का, यह 1 जुलाई 2009 का लिया था। हर साल वैल्यू पता करवाई थी, वैल्यू आपके सामने लिखी हुई। ठीक है जी, कर लोगे? बोलो तो सही। चलो जी, आज के लिए इतना ही काफी, कल से आगे चलें।